न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ब्रिटेन की एक पनडुब्बी की तैनाती अरब सागर में की जाएगी। ब्रिटेन की उस खतरनाक पनडुब्बी पर टॉमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो माना ही जा रहा है कि ब्रिटेन की इस पनडुब्बी की तैनाती के पीछे 2 दिन पहले डिएगो गार्सिया पर हुआ ईरान का एक हमला बड़ी वजह रहा। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। हालांकि मिसाइल हमले में डिएगो गार्सिया द्वीप पर कोई नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन इस हमले ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को हैरान कर दिया और उन्हें ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करने पर मजबूर कर दिया। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के बीच बना एक छोटा सा टापू है जो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए बेहद अहम है। ये चागोस द्वीप समूह में एक टापू है जो मॉरिशस से लिए हुए हैं ब्रिटेन। इस टापू पर ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का साझा सैन्य बेस है, मिलिट्री बेस है, सैन्य अड्डा है। रणनीति के लिहाज से यह बेहद अहम है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अहम है। ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं यहां इसका इस्तेमाल करती हैं। इसकी लोकेशन इतनी संवेदनशील है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर निगरानी करने के लिए यह छोटा सा टापू बेहद अहम है। नक्शे पर देखें तो यह भारत के बेहद करीब दिखाई देता है। भारत के बिल्कुल ठीक दक्षिण में समुद्र के बहुत बड़े हिस्से के बीचों बीच, हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है। इसके पश्चिम में अफ्रीका है, ऊपर उत्तर की तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, पूरा पश्चिम एशिया है उत्तर में, और पूर्व में इंडोनेशिया। मतलब डिएगो गार्सिया पर बने सैन्य अड्डे के जरिए कई देशों पर और कई महाद्वीपों पर एक साथ निगरानी की जा सकती है। उधर थोड़ा और आगे पूर्व में ऑस्ट्रेलिया ही है। यही वजह है कि अमेरिका इसी डिएगो गार्सिया के जरिए पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहां से उसके लिए चीन और रूस जैसे दुश्मनों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। इसीलिए अमेरिका ने करीब 3 दशक से डिएगो गार्सिया में अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना का एक बहुत बड़ा बेस बना रखा है। यह द्वीप मॉरिशस से लिया था ब्रिटेन ने, इसलिए अमेरिका की कोशिश इस जंग की शुरुआत में ही डिएगो गार्सिया द्वीप के इस्तेमाल की थी। अमेरिका की कोशिश यह थी कि ईरान पर हमलों के लिए डिएगो गार्सिया को चुना जाए। हालांकि जंग की शुरुआत में ब्रिटेन ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि मालिकाना हक इस पर ब्रिटेन का है। ब्रिटेन और अमेरिका का साझा बेस जरूर है, तो बिना ब्रिटेन की इजाजत के अमेरिका इस बेस से हमला नहीं कर सकता था। इसी बात पर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच टकराव तक हो गया था और ट्रंप ने ब्रिटेन के रवैये पर नाराजगी जताई थी। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका की इस दुखती रग पर हमला करने की कोशिश की। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के लिए ही यह चौंकाने वाला इसलिए रहा क्योंकि ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि अभी तक ईरान ने दुनिया को औपचारिक तौर पर यही बताया हुआ है कि उसके पास सिर्फ 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। लेकिन डिएगो गार्सिया पर हुए इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान 4000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भी भेज सकता है। यानी ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी तक भी कोई निशाना अब सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इसीलिए यह बात अहम है कि ईरान से दागी गई मिसाइलें डिएगो गार्सिया में टकराई या नहीं, ये इतनी अहम नहीं है उससे बात, उनसे अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अहम यह हो गया कि ईरान डिएगो गार्सिया द्वीप तक की दूरी तक मिसाइलें दाग सकता है। ये कौन सी मिसाइलें थी जो ईरान से दागी गई और हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके हिंद महासागर के बीच डिएगो गार्सिया तक पहुंची, यह साफ नहीं हो पाया। लेकिन यह तय हो गया कि ईरान की पहुंच डिएगो गार्सिया तक भी है। इसीलिए माना जाने लगा कि जब ईरान डिएगो गार्सिया तक मिसाइल दाग सकता है तो वो यूरोप के देशों को भी निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की दूरी भी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर ही है। यानी ब्रिटेन और यूरोप तक भी ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं अगर डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती हैं तो माना जाने लगा ईरान लंबे वक्त से जिस मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा था वो लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ही थी। यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जिन्हें वो पहले से बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका है। लेकिन दुनिया से उसने ये बात छुपाई हुई थी और इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक ईरान भले ही पश्चिम एशिया के देशों में अमेरिकी फौज के ठिकानों को निशाना बना रहा हो, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़े तो ईरान इस जंग का दायरा बढ़ा भी सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी एक पनडुब्बी को अरब सागर में भेज दिया, ऐसी खबरें आई। यह पनडुब्बी पहले ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में तैनात थी, लेकिन खबरों के मुताबिक डिएगो गार्सिया पर हुए हमले के बाद इस पनडुब्बी को पर्थ से, ऑस्ट्रेलिया से सीधा अरब सागर में तैनाती का आदेश दे दिया गया।
लेकिन इसके बाद यह साफ हो गया कि ईरान के निशाने पर सिर्फ पश्चिम एशिया के देशों में बने अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं होंगे, बल्कि ब्रिटेन भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए यह बात साफ साफ कह दी कि पनडुब्बी अरब सागर में भेजने वाले ब्रिटेन के फैसले को हमले में भागीदारी के तौर पर देखा जाएगा। यानी सीधे सीधे उन्होंने धमकी दे दी कि अब ब्रिटेन भी ईरान के हमलों के निशाने पर हो सकता है। पश्चिम एशिया के भी कई देशों में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की सेनाओं के बेस भी मौजूद हैं। आशंका जताई जाने लगी कि ईरान की फौज अब ब्रिटेन की सेना के उन अड्डों को भी निशाना बना सकती है। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान के लगातार हमलों की वजह से कतर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊर्जा उद्योग से जुड़ी खबरें बताने वाली वेबसाइट ऑफशोर एनर्जी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एलएनजी उत्पादन ठप होने से कतर को 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया, क्योंकि ईरान ने कतर के एलएनजी उत्पादन करने वाले ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। कतर की सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी ने अपनी एलएनजी उत्पादन क्षमता में कटौती की पुष्टि कर दी। दावा किया गया ईरान ने कतर में उसका एलएनजी उत्पादन करने वाली जगहों पर मिसाइलें दागी और उन जगहों को काफी नुकसान पहुंचाया। कुछ दिन पहले ही ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया था। उसने वहां पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी और उसे तबाह कर दिया था। कतर का 17% एलएनजी ढांचा तबाह हो गया। कतर की सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि रास लफान में हुए नुकसान से उबरने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में एक है कतर। एलएनजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, माफ कीजिएगा, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस एलएनजी से ही सीएनजी और पीएनजी बनती है। लेकिन जंग के बीच दावा किया गया कि कतर को 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। ऊर्जा उद्योग से जुड़ी खबरें बताने वाली वेबसाइट ऑफशोर एनर्जी की उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया। बताया गया ईरान के हमलों की वजह से कतर ने अपने एलएनजी उत्पादन को कम कर दिया। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाई गई पाबंदी की वजह से भी कतर ने एलएनजी उत्पादन में कटौती की। उधर अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच पूरी दुनिया में तेल और गैस के हालात पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मौजूदा हालात को इतिहास का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट होने का दावा किया। आईईए ने अपनी रिपोर्ट में युद्ध की वजह से दुनिया में तेल का और बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका भी जताई और इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में तेल और गैस के कई ठिकाने तबाह होने का दावा कर दिया। आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में 40 से ज्यादा तेल और गैस के ठिकाने तबाह हो गए। उसकी वजह से आने वाले समय में पूरी दुनिया को तेल के बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आईईए ने दावा किया कि हालात सामान्य होने में काफी लंबा समय लग सकता है। आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त युद्ध की वजह से दुनिया को रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की कमी से जूझना पड़ रहा है और आईईए ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा हालात की तुलना 1970 के दशक में आए 2 बड़े तेल संकटों से कर दी। साल 1973 और साल 1979 में आए 2 बड़े तेल संकट के दौरान पूरी दुनिया में रोजाना 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा था और मौजूदा हालात में भी पूरी दुनिया रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की कमी का सामना कर रही है। यानी युद्ध की वजह से पैदा हुए मौजूदा हालात साल 1970 के दशक में आए तेल संकट से ज्यादा गंभीर बताए गए। इसकी वजह से इसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया। रिपोर्ट में तेल कीमतें बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक संकट के हालात बनने की भी आशंका जताई गई।